हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा ये क्लास 11th हिस्ट्री की बुक्स के ऊपर, जिसमें आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइटिंग एंड द सिटी लाइफ यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। ये सभ्यता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की हड़प्पा सभ्यता थी, और इस सभ्यता का भी अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 राइटिंग एंड द सिटी लाइफ यानी लेखन कला और शहरी जीवन। तो बेटा आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ये एक प्राचीन सभ्यता थी। ये एक क्या थी? प्राचीन सभ्यता यानी प्राचीन सिविलाइजेशन थी, एक सभ्यता थी। और ये जो मेसोपोटामिया है ये हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा हड़प्पा जो है ये भारत की सभ्यता, मतलब कह सकते हैं कि भारत में जो है सभ्यता विकसित हुई थी, और जो मेसोपोटामिया है ये दूसरी सभ्यता थी जो हड़प्पा के समकालीन थी। ठीक है, तो देखिए जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया क्या है? देखिए मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, इसका विकास दजला और फरहात यानी टिग्रिस और यूरोपिट्स नदियों के बीच में हुआ था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दजला और फरहात नदी के बीच में विकसित एक सभ्यता थी, और ये एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं, तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा ईरान है। ठीक है, और ये नदी है, ये है दजला रिवर। ठीक है, और इधर से है फरात रिवर। तो नदियां क्या होता है कि अपने साथ मिट्टी रेत बालू लाती है, और ये जो इसका बीच का एरिया है, ये सारा बीच का एरिया जो है ये एक उपजाऊ स्थल बन जाता है जहां पे लोग खेती करते हैं। तो इसी तरीके से इस दजला और फरात नदी के बीच में ही इस सभ्यता का विकास हुआ था, क्योंकि ये सभ्यता ये जो नदियां थी ये अपने साथ जो मिट्टी लाती थी, जो रेत लाती थी, ये काफी उपजाऊ होता था, और धीरे धीरे ये एक स्थल बन गया जहां पे लोग खेती करने लगे, सिंचाई करने लगे, जिससे कि ये एक सभ्यता का रूप धीरे धीरे बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ इंग्लिश में भी देखिए, मेसोपोटामिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। इट डेवलप बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, तो टिग्रिस मतलब दजला और यूफ्रेट्स मतलब फरात। तो दजला और फरात नदी के बीच में विकसित ये एक सभ्यता थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगर इसके मीनिंग को पूछा जाए, मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए मेसोपोटामिया जो है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसके दो वर्ड निकलते हैं, एक है मेसो और दूसरा है पोटामिया। तो मेसो मतलब होता है बीच यानी मिडल, और पोटामिया मतलब रिवर, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि बोला गया है मेसोपोटामिया को। ठीक, तो यहां देख सकते हैं आप बच्चे, तो यहाँ आप एक मैप देख रहे हैं। देखिए जो मैप है, इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे कि ये देखिए दजला नदी है, ये फरात नदी है। ठीक है, और इन दजला और फरात नदियों के, ये देखिए ये सारा जो है ये सारा क्या है, ये सब उपजाऊ प्रदेश है। ठीक है, ये सब क्या है? उपजाऊ प्रदेश है। ठीक, तो देखिए यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, द वर्ड मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक। मेसो मतलब मिडल और पोटामिया पोटामस मतलब रिवर, यानी मेसोपोटामिया मतलब नदी के बीच की भूमि, मींस द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, अगर हम इसके प्रेजेंट यानी वर्तमान लोकेशन की बात करते हैं, तो ये वर्तमान लोकेशन क्या है? ये आज का इराक जो है ये प्राचीन मेसोपोटामिया का एक भाग हुआ करता था, है ना। मोस्ट of present days Iraq was a part of ancient Mesopotamia। ठीक है, तो जो इराक है वो प्राचीन मेसोपोटामिया का एक भाग हुआ करता था। ठीक, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी इसका क्या महत्व था, तो देखिए इसके महत्व को समझेंगे हम इस माइंड मैप से।
तो ये देखिए, अगर हम इसकी मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ का शहरी जीवन था। ठीक है, शहरी जीवन में मेसोपोटामिया में नगरों का विकास हुआ था। उर, उरुक, लगश, बेबीलोन जैसे ये प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। पक्की ईंटों के बने घर, महल और मंदिर थे। तो मंदिर जो थे इसकी एक विशेषता है, और मंदिरों को इसमें जिगुरात बोला गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में किसी तरह के कोई मंदिर नहीं मिले हैं, वहां पे मोहरें मिली है, और मोहरों में जो भी देवी देवताओं की फोटो है उनके माध्यम से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो प्रकृति को या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। लेकिन जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, यहाँ पर मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये बोला जाता है कि ये लोग धार्मिक प्रकृति के भी थे। आगे अगर हम बात करते हैं राइटिंग लेखन कला की, तो मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का आविष्कार हुआ था, जिसे हम यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। यह लिपि एक मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। ठीक है, एक टैबलेट होती थी मिट्टी की, जिसमें इस सरकंडे की सहायता से, एक लकड़ी है जिसको बोला जाता है सरकंडा, उसकी नुकीली, उसकी नोक की सहायता से इस चिकनी मिट्टी पर लिखा जाता था, और बाद में ये टैबलेट को सुखा दिया जाता था। तो जो लिखा हुआ होता था वो सब छप जाता था। ठीक है, तो अक्सर व्यापारी लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते थे। तो लेखन में इतिहास और कानून साहित्य का विकास जो है, ये लेखन कला का एक बहुत बड़ा भाग है। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसकी प्रसिद्धि का एक कारण जो है इसकी लेखन कला है, और इस लेखन कला की जो खिलाक्षर लिपि है, यानी यूनिफॉर्म जो इसकी लिपि है, राइटिंग स्किल जो है, ये एक अनोखी है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगर हम इसके व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो दूर दूर तक व्यापार करते थे। अगर मैंने अभी आपको बताया कि इनका व्यापार जो है भारत में विकसित हड़प्पा सभ्यता से भी चलता था, क्योंकि हड़प्पा से वो सब मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया जो ये आपस में व्यापार करते थे। वे तांबे, कांस्य, सोना, चांदी, लकड़ी, वस्त्र आदि का व्यापार करते थे। समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग दोनों से व्यापार होता था। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है ये व्यापारी हुआ करते थे और व्यापार करते थे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सिंचाई की, कृषि की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंचाई की, तो जैसे टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के जल से सिंचाई की जाती थी। मतलब जो नदियां हैं दजला और फरात, इसके जल से जो है सिंचाई की जाती थी। सिंचाई से कृषि उत्पादन अधिक होता था, जो गेहूं, खजूर, तिलहन की खेती होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर खेती करने के लिए नदियों से पानी लिया जाता था, इसलिए जो नदियां जो है अपने साथ जो मिट्टी लाती थी वो भी काफी उपजाऊ होती थी। ठीक, आगे बात करते हैं, अगर हम गणित की बात करते हैं, तो देखिए, जो ये मेसोपोटामिया के लोग थे, उन्होंने 60 आधारित संख्या पद्धति का विकास किया। जोड़, घटा, गुना, भाग आदि का उनको ज्ञान था, और ज्योमेट्री का भी उनको ज्ञान था। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया के लोगों का गणित में भी एक विशेष योगदान था। आगे अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की, तो खगोलीय पिंडों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सूरज, चांद, ग्रहों, तारों की गति का इनको ज्ञान था, और 12 राशियों की इनको जो है इनको इनसे जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान जो है इसने दिया है, और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इसका एक विशेष स्थान रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से माइंड मैप बनाया गया है, ऐसे आप बच्चे भी माइंड मैप बना के जो है अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया वाज फेमस फॉर अर्बन लाइफ, राइटिंग सिस्टम, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ट्रेड और इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया की, भाषाओं की, तो देखिए समय के साथ साथ विभिन्न भाषाएं जो है बोली गई। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो कौन सी भाषा थी, तो सबसे पहले सुमेरियन भाषा थी, सबसे प्राचीन भाषा थी ये। उसके बाद इस भाषा को रिप्लेस कर दिया अकदी ने। ठीक है, अगदी काफी समय तक बोली गई, और अगदी के बाद फिर जो अगली भाषा आती है अरामाइक भाषा आती है, बाद में व्यापक रूप से प्रचलित हुई है अरामाइक लिपि। ठीक है, और अशोक के जो सम्राट अशोक है उसके जो अफगानिस्तान वाले जो अभिलेख हैं वो भी इस अरामाइक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया के सुमेर नगरों में बोली जाती थी ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुमेरियन लैंग्वेज की, तो ये सुमेर नगरों में, जो दक्षिण मेसोपोटामिया के सुमेर नगर है वहां बोली जाती थी। उत्तरी मेसोपोटामिया के में अगदी भाषा का उपयोग होता था, प्रयोग होता था, और ये जो भाषा है, ये भाषा जो अरामाइक है, बाद में पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से में व्यापक रूप से बोली गई। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज यानी पुरातात्विक खोजों की। तो बच्चों, जैसे भी मैंने आपको बताया था
ये क्या है, ये टैबलेट्स हैं, ये सब क्या है, टैबलेट है। और इन पर देखिए नुकीले सरकंडो, यानी एक लकड़ी होती है, उसको आगे से नोकीला कर कर उनकी सहायता से इस पे चिकनी मिट्टी पे लिखा जाता था और बाद में इसे धूप में सुखा दिया जाता था। ठीक है, सुखा दिया जाता था, जिससे ये जो लिखा हुआ ये छप जाता था इसके ऊपर। क्योंकि ज्यादातर व्यापारी, राजा इनका इस्तेमाल करते थे और जब इनका काम हो जाता था तो इनको फेंक कर इनको तोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये अपनी एक इनकी विशेषता है ये इन पट्टिकाओं की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ बताया गया है 1840 के दशक में मेसोपोटामिया में खुदाई शुरू हुई। यहाँ से हजारों मिट्टी की तख्तियां, मूर्तियां, भवन और अभिलेख प्राप्त होते हैं। द एक्सकवेशंस बिकम इन 1840 archaeologists discovered thousands of clay tablets, buildings, statues and inscriptions। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्लड स्टोरी की, यानी जल प्रलय की कथा की। तो जल प्रलय की कथा में अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया के साहित्य में जल प्रलय की जो कथा मिलती है ये बाइबल की नोआ की कथा से मिलती जुलती है। ठीक है, तो नदियां अपने साथ, जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता तो जो जदला और फरात जो नदी है इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती थी और नदियां बाढ़ भी लाती थी। लेकिन बाढ़ के साथ साथ नदियों के साथ जो मिट्टियां आती थी बहकर, वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती थी, जिसमें जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हैं ये वहां पर खेती करते थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए लिखा है मेसोपोटामिया लैंड बिटवीन टू रिवर्स, प्रेजेंट डे इराक, रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं हम इसको, अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप हियर, यहाँ पे लिखने की कला का सबसे पहले विकास हुआ। सुमेरियन वाज द अर्लीस्ट लैंग्वेज एंड एक्सकवेशन स्टार्टेड इन 1840, 1840 में खुदाई शुरू होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, यानी मेसोपोटामिया और उसका भूगोल और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का महत्व। तो देखिए यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे हैं, ये इस फोटो में आप देखेंगे कि एक योद्धा जो जीत कर खड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये 1 2 और ये 3 लोगों को बांधकर गुलाम बना रखा है और ये व्यक्ति इस योद्धा के आगे हाथ जोड़कर दया की जो है भीख मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चित्रों को, पेंटिंगों के माध्यम से योद्धा वर्ग के महत्व को दिखाया गया। तो भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरों का उपयोग किया जाता था और जिन पर चित्र बने होते थे। ठीक, in ancient India stone seal were used and they were engraved with the different figures। मेसोपोटामिया की में पहली से शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक बेलनाकार यानी सिलेंडर पत्थर की मोहरों का उपयोग होता था। इन मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स वर यूज्ड until the end of the first millennium BCE। ठीक, इन बेलनाकार मोहरों के बीच छेद होता था तथा उन्हें डोरी में पहना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए देखिए जितने भी चित्र है सब क्ले टैबलेट में इनको लगाए रखते थे इस तरीके से। देखिए अनाज, मछली। चलिए आगे देखते हैं, संख्या, नाव। ठीक है, ये सब उन में मोहरों में लगाया जाता था। दिस सिलेंडर सील्स हैड होल थ्रू द मिडल सो दे कुड बी वाउंड ऑन स्ट्रिंग। मोहरों को गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था जिससे सुंदर आकृतियां और लेख उभर आते थे। द सील वॉज रोल्ड ओवर वेट क्ले प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल डिजाइन एंड इंस्क्रिप्शन। मोहरों पर क्या लिखा होता था, व्हाट वाज इनग्रेव्ड इन द सील्स। देखिए अगर हम दिखाते हैं मोहरों को तो देखिए इस तरीके से बेलनाकार सिलेंड्रिकल मोहरें होती थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें हैं यहाँ पर। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सब मोहरें हैं, बेलनाकार मोहरें हैं। ठीक है, तो आगे मोहरों पर देखिए मालिक का नाम लिखा होता था। ठीक है, देवता का नाम लिखा होता था, अधिकारी का और धार्मिक प्रशासनिक चिन्ह होते थे। ठीक है, तो ऑनर्स नेम, नेम ऑफ द जो डेटीज, ऑफिशियल डेजिग्नेशन, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, सिंबल। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं मोहरों के उपयोग की। मोहरों का उपयोग यानी यूज ऑफ सील्स। तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ सील्स किसका इस्तेमाल होते थे सील्स में, तो कपड़ों की गठरी के लिए, सील के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अगर हम बात करते हैं मोहरे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी मोहर। तो मोहर का इस्तेमाल जो होता था किस लिए किया जाता था, देखिए अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात, अगर मैं सिंधु घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करता हूँ तो द सील बंडल्स वर क्लोथ, मतलब सील जो है इसको, कपड़े को सील करने में, उसको क्लोथ को सील करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे सामान की सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट गुड्स एंड बिलोंगिंग्स, सामान की सुरक्षा करने के लिए जो है सील की जाती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सरकारी कार्यों में पहचान के रूप में, एज मीन्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल वर्क, मतलब कि सरकारी कामों में पहचान के लिए सील लगाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए, ऑथेंटिक ऑफ क्लेरिफाई द डॉक्यूमेंट्स, है ना। और नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ, बर्तनों के मुंह बंद करने के लिए, बर्तनों का जो ऊपर से मुंह बंद करते थे उसमें सील लगा दी जाती थी। तो इस तरीके से देखिए हम बोल सकते हैं कि सील का अलग अलग इस्तेमाल होता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, मोहरे प्रशासन, व्यापार, भंडारण और संचार व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, जैसे सील इक्वल टू क्या लिखा है, पहचान और सुरक्षा का साधन था। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की विशेष पहचान थी। गीली मिट्टी मोहरों के छप बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। आगे प्रामाणिकता क्या है, दस्तावेजों की सत्यता सिद्ध करना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर से। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों लेखन कला और शहरी जीवन में, तो मेसोपोटामिया के सिटीज यानी नगरों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो उर नगर की बात करते हैं। ये नगर का जीवन कैसा था कि उर मेसोपोटामिया का एक प्राचीन नगर था। यहाँ गलियां संकरी और घुमावदार थी तथा नगरों का नियोजन एक सुव्यवस्थित नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो नगर थे, जो गलियां थी, ये तंग थी, और जो नगर की जो गलियां थी तंग थी, साथ साथ वो इस तरीके से घुमावदार थी कि नगरों का नियोजन व्यवस्थित तरीके से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, उर वॉज ए एंशिएंट मेसोपोटामिया सिटी, द स्ट्रीट्स वर नैरो एंड वेंडिंग एंड लैक्ड सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, मारी मतलब पशुपालक क्षेत्र का एक व्यापारिक नगर। ठीक है, मारी फरहात नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों का सशक्त विकास हुआ। व्यापारी दूर दूर तक जो है व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, मारी वॉज ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी सिचुएटेड ऑन द यूफ्रेट्स रिवर। एग्रीकल्चर pastoralism flourished together than the merchants trade over long distance। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए मारी में जिमरिलिम का महल है। ये महल के जो अवशेष हैं ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये सब महल के अवशेष हैं। ठीक है, यहाँ पे मारी का राजमहल प्रशासन, व्यापार और शाही परिवार का एक केंद्र था। इसमें लगभग 260 कमरे थे। ठीक, तो देखिए ये रसोई का है, शौचालय, स्नानघर, दीवारों पर की गई चित्रकारी इस तरीके से थी। ठीक है, द प्लेस ऑफ द जिमरिलिम सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल एंड रॉयल रेजिडेंसी। इट कंटेन नियरली 260 रूम्स। चलिए आगे बात करते हैं, मारी व्यापारिक नगरों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ आने वाले व्यापारी से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, मारी वॉज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर वेयर टैक्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द मर्चेंट्स। ठीक, अब आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई की। तो देखिए मेसोपोटामिया में क्या था, पुरातत्वविदों ने खुदाई के माध्यम से घर, सड़कें, बीज, पशुओं की हड्डी और मिट्टी की पट्टिकाएं खोजी, जिससे वहां के जीवन की क्या मिली, जानकारी मिली। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति के महत्व की, तो क्या था संस्कृति में नगरों का महत्व। तो नगर व्यापार, प्रशासन, धर्म और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, आगे देखिए, सिटीज वर सेंटर ऑफ ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजन एंड कल्चर। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं हम। तो कहता है सभ्यता का विकास, व्यापार का केंद्र, धार्मिक केंद्र, सांस्कृतिक विकास और लेखन कला की देन। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का विकास हुआ। इससे इतिहास, गणित, व्यापार, विज्ञान का विकास हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, अशुरबनिपाल इन निनेवेह वॉज में एक उसने पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें हजारों मिट्टी की पट्टिकाएं जो है सुरक्षित थी। ठीक है, तो अशुरबनिपाल ने निनेवेह में एक विशाल पुस्तकालय बनाया जिसमें मिट्टी की पट्टिकाओं को रखा गया। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नेबोडिनस ने प्राचीन इमारत और अभिलेखों का अध्ययन किया, इसीलिए उन्होंने प्रारंभिक प्रगतियों को गिना। महत्वपूर्ण बिंदु, नेबोडिनस प्राचीन अवशेषों का अध्ययन और इतिहास संरक्षण। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके वन लाइनर रिवीजन की, तो उर की गलियां संकरी थी। उर हैड नैरो स्ट्रीट। मारी व्यापारिक नगर था। मारी वाज ट्रेडिंग सिटी। जमेलिम का 260 कमरों वाला जो था महल था। जिमलिम प्लेस हैड अबाउट 260 रूम। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, कीलाक्षर लिपि की मेसोपोटामिया की देन है। निनेवे को पुस्तकालय अशुरबनिपाल ने बनाया, और
नेबोडेनस के प्रारंभिक पुरातत्व माना जाता है। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया है बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसकी लिपि के बारे में, इस मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर से आरंभ में शहरीकरण थे। तो यहाँ क्या कहता है कि आप क्या ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। ठीक है, हाउ कैन यू से that the natural fertility and high food production was the main reasons at the beginning of urbanization? तो इसका आंसर देखिए, उपजाऊ भूमि नदियों के कारण कृषि उत्पादन बहुत अधिक हुआ। फर्टाइल लैंड एंड द रिवर्स लीड टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अतिरिक्त अनाज उपलब्ध होने से भी लोगों को खेती करने की आवश्यकता नहीं रही। सरप्लस फूड मेंट एंड नो नॉट एवरीवन नीडेड टू वर्क इन फ्रेम। अन्य लोग अन्य कार्य जैसे व्यापार, शिल्प और प्रशासन में लगे हुए थे और नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सेकंड में, निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरीकरण के थे और कौन सी उनके साथ उनका परिणाम। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं शहरीकरण के कारण की, कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, अत्यंत उत्पादक खेती होती थी, जल परिवहन उपलब्ध था, राजाओं के पास सैन्य शक्ति थी। शहरीकरण के परिणाम क्या थे, धातु और पत्रों की कमी होना, श्रम विभाजन और मुद्राओं का प्रयोग करना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, क्या कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुपालक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। इट इज करेक्ट दैट द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट वर थ्रेटेंड टू अर्बन लाइफ, है ना। तो इसका उत्तर देखिए, खानाबदोश लोग कभी कभी नगरों और खेतों पर आक्रमण करते थे। नोमैडिक ग्रुप्स ऑफन अटैक सिटीज एंड फार्म्स, वे फसल और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। दे डैमेज क्रॉप्स एंड प्रॉपर्ली। ठीक, आगे इससे व्यापार और शांति प्रभावित होती थी और दिस डिस्टर्ब द ट्रेड एंड पीस। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि आप सोच सकते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे रहे होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता में जो मंदिर थे उनको बोला था जिगुरात, जिगुरात। ठीक है, जिगुरात। ठीक, तो ये जो थे ये मेसोपोटामिया में मंदिरों को बोला था जिगुरात। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि आप इस सोच से पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। तो क्या प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। अर्ली टेम्पल्स वर बिल्ट विद अ मड ब्रिक लाइक ऑर्डिनरी हाउस। ठीक, आगे कहता है उन्होंने कमरे, आंगन और भंडारण की व्यवस्था की थी। दे हैड रूम्स, कोर्टयार्ड एंड स्टोरेज स्पेस। बाद में उन्होंने बड़ा और भव्य जो है महल बनाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में कहता है शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्था अस्तित्व में आई, उनके विचार, आपके विचार में उनमें से कौन सी संस्था राजा की पहल पर निर्भर थी। तो देखिए, इसको हमने माइंड मैप से बनाया है। तो अगर हम बात करते हैं शहरी जीवन के बाद नई विकसित संस्थाएं कौन सी थी, तो जैसे अगर हम बात करते हैं शहरी जीवन के बाद नई संस्थाएं, तो जैसे नई संस्थाओं में क्या है, मंदिर है, राजमहल है, प्रशासन है, न्यायालय है, न्याय व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहता है यहाँ पर सेना है, कर व्यवस्था है, व्यापारिक संस्थाएं हैं, लेखन और अभिलेख है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेखन और अभिलेख व्यवस्था। तो दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, राजा की पहल पर निर्भर संस्थाएं, सेना, राजा की सेना, नेक्स्ट प्रशासन, इसके अलावा न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब आगे कर व्यवस्था की बात है, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, इन संस्थाओं ने मिलकर राज्य और समाज को संगठित किया और सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, शहरी जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को जन्म दिया गया, जिससे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। चलिए अब नेक्स्ट आगे आता है प्रश्न, किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। तो देखिए इसके उत्तर को देखते हैं। गिलमिश महाकाव्य मेसोपोटामिया की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। द एपिक ऑफ द गिलमिश इज द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ मेसोपोटामिया। इससे वहां के समाज और धर्म, राजा, युद्ध, व्यापार और लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी, रीजन, किंग एंड ट्रेड, डेली लाइफ ऑफ द पीपल। आगे क्या कहता है,
बाढ़ की कथा भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक महत्वपूर्ण झलक देती है। द फ्लड स्टोरी आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक हमारे 6 प्रश्न पूरे हो गए हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये अभ्यास के प्रश्न थे जो आपकी चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद मैं करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे साथी को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।